मैं सबसे पहले रविंद्र सिंह चौहान जी आपके पास आना चाहूंगा। आप निगाह नजर लगातार रखते रहे हैं लद्दाख पे और आपने बहुत कुछ वहां काम किया, हम कल भी बात कर रहे थे। ये तो आपने सुन लिया कि देखिए पीछे क्या है, और मैं जो कह रहा था कि ठीकरा फोड़ना है, आपने फारूक अब्दुल्ला साहब को सुन लिया, आपने उमर अब्दुल्ला साहब को सुन लिया, और स्वयं सोनम वांगचुक की भले ही वो 7-8 दिन पुरानी कहानी, लेकिन ये कहानी देश को सुनाने लायक थी कि क्या कुछ चल रहा है, कि सीबीआई भी आ गई, इनकम टैक्स भी पहुंच गया, और आप ठीकरा फोड़े। एक तो ताजा स्थितियां जो आज की हो, जैसे हमने कहा कि मैं कर्फ्यू था, और इसके अलावा जो करगिल है वो बंद था, तो उससे कनेक्टिंग कुछ हो। 4 लोग कल मारे गए थे, 80 के लगभग लोग घायल हुए थे, दिन भर बैठकों का और सबका दूसरा, लेकिन आपका जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हो वो हमारे दर्शकों से शेयर कीजिएगा। और जो कुछ चल रहा है वहां, खासकर सोनम वांगचुक की कहानी हो या उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, सब पर एक नोट, जितना आप संक्षेप तो सारगत करिएगा तो कृपा होगी। मैं बाकी भी दर्शकों अपने पैनलिस्ट के पास जाना चाहूंगा। पहले आप रविंद्र जी। जी नमस्कार। संजीव भाई, 4 लोग मारे गए हैं, 80 लोग घायल हुए। ये जानकारी हमको कैसे मिली? सरकार ने तो कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की। सरकार ने तो कोई सूचना नहीं दी अभी तक, कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग हताहत हैं, कितने लोग गंभीर हैं, कितने लेकिन लोग क्रिटिकल हैं। ये जानकारी दे दी, ये जानकारी दे दी है गृह मंत्रालय ने कि क्या क्या हुआ और कैसे हुआ, वो रिपोर्ट आ गई है उनकी। वो आ गई है। तो इसमें से कितने लोग हैं जिनका, क्योंकि लद्दाख लेह जो है वो बहुत हाई जो लेवल का इलाज है उसके लिए तो नहीं जाना जाता है। वहाँ पर बहुत बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स तो नहीं हैं। तो क्या सब लोगों को जो इंजर्ड हैं उनका इलाज हो जाएगा वहीं पर? या किसी को भेजा गया है ज़्यादा इलाज के लिए श्रीनगर में या दिल्ली एम्स में? ये जानकारी हमको नहीं है। हमको नहीं पता इस वक़्त कितने लोग एडमिटेड हैं हॉस्पिटल में, किस लेवल की गंभीरता उनकी है, और जो लोगों की डेथ हो गई थी, उनकी बॉडीज़ का अभी क्या किया गया है? कोई जानकारी हम लोगों तक नहीं पहुँची है। बस ये जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली है कि 4 लोगों की हत्या हुई है, 4 लोगों का जो मौत हो गई है उस गोली के लगने से। आज तक नहीं पता गोली चलाने का आदेश किसने दिया। आज तक नहीं पता कि क्या प्रोटोकॉल को फ़ॉलो किया गया, जो सब लोग जानते हैं कि पहले आंसू गैस छोड़ी जाती है, फिर डंडा मारे लाठीचार्ज होता है, फिर रबर बुलेट्स चलाई जाती हैं। उसके जो प्रोटोकॉल था, क्या उसको फ़ॉलो किया? कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये पता लग गया है कि सरकार ने ये कह दिया है कि सोनम वांगचुक के कहने पर ये सब हुआ था। उनके पास वो पूरी सूचना आ गई है, एक बात। दूसरी बात ये भी बता दिया गया है कि वो लोग कौन थे। वो लोग धरना स्थल पर थे, ये भी प्रेस रिलीज़ में जानकारी मिल गई है। तो जो जानकारी प्रेस रिलीज़ में हम लोगों को मिली है, वो एक ऑफ़िशियल प्रेस रिलीज़ आया था। उसके बाद अभी तक कोई जानकारी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई है। लेह में आज कर्फ्यू है, जैसे आप जानते हैं, और उससे करीब 7 घंटे का रास्ता जो करगिल का है, दूसरा खित्ता है, दूसरा ज़िला है, वो लोगों ने अपने आप उस पर बंद बुलाया था और बंद वहाँ पर हुआ। इसके अलावा लेह के जो 2 बड़े नेता हैं, थुप्सान साहब हैं, जो पहले सांसद रहे हैं, और एक शरीक दोरजे, उन लोगों ने आज मीडिया से बात की। उसके अलावा कोई मीडिया से बात वहाँ पर किसी ने मैं नहीं बता की। दूं लेह दर्शकों को, अरविंद जी आपकी अनुमति से मैंने कोशिश की थी, जो यहाँ वहां मौजूदा सांसद हैं उन्हें भी जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं वो उपलब्ध हो पाए। उन्होंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। बाकी कुछ जर्नलिस्टों से भी कोशिश की, लेकिन वहां पूरा अस्त व्यस्त है, कुछ नेटवर्क की समस्या है, कुछ वो है। मैं दर्शकों को सूचना की हमने पूरी कोशिश की थी ताजा। और इसके अलावा जो एलजी को हमने वहां सुना है, एलजी बाकी बातें करते रहे, लेकिन उन सवालों का जो रविंद्र जी उठा रहे हैं, वो सवालों का जवाब नहीं निकल पाया था कि वो उन 4 मारे गए लोगों की क्या स्थिति है, उनके परिवारों को शव सौंपे गए नहीं सौंपे गए, घायल हैं तो घायल कैसे। कल हमने कुछ विजुअल्स वहां के विजुअल्स दिखाए थे कि कैसे गोलियां लगी हुई थी अलग अलग, और कई को तो मतलब पैर के अलावा ऊपर भी गोलियां थी, कहीं कमर में भी थी, ऊपर भी थी। कंटिन्यू करिएगा आप रविंद्र जी, क्षमा चाहूंगा। नहीं मैंने कहा हुआ। दर्शकों को बताऊं, हमने कोशिश की आज की हमसे वहां से जुड़े तो और इनपुट्स मिल सके। जी, बिल्कुल। एक बात, दूसरी बात, आदेश किसने दिया था, गोलियाँ किसने चलाई, सेंट्रल पुलिस ने चलाई कि लद्दाख पुलिस ने चलाई? ऐसे ढेर सारे सवाल हैं। आम तौर पर ऐसा होता है कि इस तरह की कोई घटना होती है तो उसकी जाँच की माँग की जाती है, उसकी कोई न्यायिक जाँच हो, उसकी कोई सिटिंग हाई कोर्ट के जज जाँच करें या कोई और कमेटी बनाकर उसकी जाँच की जाए। ऐसी कोई जानकारी हमारे सामने नहीं आई है कि ऐसे हालात पैदा क्यों हुए। ज़ाहिर है लोगों को जानने का अधिकार है। लद्दाख इन कामों के लिए नहीं जाना जाता है, लद्दाख शांतिप्रिय इलाका है, लद्दाख में इस तरह की घटनाएँ नहीं होती हैं। और ये तमाम चीज़ें जो हुई हैं उसके पीछे क्या कारण रहे, वो जाँच का विषय है, लेकिन जाँच नहीं आई। जो लोग मारे गए हैं, क्या उनको कोई कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा, इस बारे में भी कुछ नहीं पता है। अब ये जो आंदोलन चल रहा था, आपने सोनम वांगचुक की बात सुनाई, 15 दिन का अनशन उन्होंने इस बार किया है। इसके पहले 4 दफ़ा अनशन हो चुका है। 4 दफ़ा अनशन भी लंबा-लंबा अनशन हुआ है, और अनशन में इनकी माँगें आज भी वही हैं। देखिए, लद्दाख में संजीव भाई, लद्दाख में 2 खित्ते हैं, 2 ज़िले हैं। दोनों ज़िले भौगोलिक दृष्टिकोण से
जबानी तौर पर, कल्चरली और रिलीजियसली एक दूसरे बिल्कुल अलहदा है, बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। दोनों की दूरी कम से कम 7 घंटे की है। 7 घंटे एक लेह से आपको करगिल जाने के लिए लगते हैं। उनकी लेह जो है वो बौद्धिस्ट इलाका है, बौद्धिस्ट डोमिनेशन वहां पर है। करगिल जो है वो शिया मुसलमानों का ज्यादा वहां पर डोमिनेशन है, वो लोग ज्यादा है। आप अगर शिया मुसलमानों को देखेंगे तो ईरान के बाद सबसे ज्यादा शायद पॉपुलेशन अगर हो इकट्ठी तो मुझे लगता है करगिल में ही होगी, जो शिया पॉपुलेशन जहां पर होगी। तो इन दोनों का अलग अलग है। और एक हिस्सा जो है वो मांग कर रहा था कि यूनियन टेरिटरी बनाया जाए लद्दाख को। लेह जी के लोग, करगिल के लोग कह रहे थे कि हम लोगों को यूनियन टेरिटरी नहीं बनना है, हम लोग कश्मीर के साथ ठीक है। ये जी विवाद है। उसके बाद यूनियन टेरिटरी बन गया, ठीक है। यूनियन टेरिटरी बनने के बाद लोगों को रियलाइज हुआ कि हमारा जो जमहूरियत में हमारा जो अधिकार था, हमारा जो इंटरफेरेंस था, वो घट गया। क्यों घटा? क्योंकि सांसद एक ही है, पहले भी एक था, आज भी एक है। पहले क्या होता था संजीव भाई, 4 विधायक बनते थे। लेह से 2 बनते थे, करगिल से 2 बनते थे। वो विधायक जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जाके आवाज उठाते थे। उनमें से एक आध व्यक्ति मंत्री भी बन जाता था। वो अच्छे तरीके से समझता था। एक दूसरा, इन लोगों को फिर अगर कोई बजट से बात करनी होती तो श्रीनगर में ये लोग बात करते थे, वहां से बजट आता। अब क्या हो गया, अब विधायक खत्म हो गए। उसके बाद जो बात आई है ले हिल काउंसिल की, वो उसके बाद सांसद है, सांसद के बाद सीधा ले हिल काउंसिल है, जिसके पास में जमहूरी जमहूरी तौर पर चुनकर भेजे गए लोग हैं। पंचायत का चुनाव वहां पर लंबे समय से पेंडिंग है, अभी तक हुआ नहीं है। तो जो ले हिल काउंसिल है वो दैट इज बेसिकली दोनों दोनों जिलों में है, ले की अलग है, करगिल की अलग है। तो ले ऑटोनोमस डेवलपमेंट हिल काउंसिल, वो एक डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, जमीन उसके पास है, सड़कें वो बनाती हैं। लेकिन उनकी पावर्स को भी वहां पर कर्टेल कर दिया गया जब से यूनियन टेरिटरी बनी है। यूनियन टेरिटरी के बनने के बाद वहां के लोग कहते हैं कि इसकी पावर्स को कम कर दिया गया। अब जमहूरी तौर पर लद्दाख के लोगों के पास अपनी आवाज उठाने के लिए कोई साधन सीधे तौर पर नहीं बचा। वो अगर दिल्ली में बात करेंगे तो किससे करेंगे? उनको अगर दिल्ली अपनी बात पहुंचानी है तो उनको या तो एक सांसद है जो कि रहने वाले करगिल के हैं, कभी यहाँ के भी बनते हैं, लेकिन वो एक सांसद है, इतना बड़ा एरिया है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रीजन है, आप जानते ही हैं। उसके बाद या तो आपको बात करनी पड़ेगी एलजी के माध्यम से, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, या आपको बात करनी पड़ेगी अधिकारियों के माध्यम से। मतलब लोकल लोग जो है, लोकल लोगों की जो आवाज है, उस आवाज को उठाने वाला व्यक्ति कोई नहीं है। हिल काउंसिल को वीक कर दिया गया, पंचायत का चुनाव हुआ नहीं है, विधायक जो थे वो खत्म हो गए, विधायक है नहीं। तो इन लोगों की डिमांड थी कि ये जो नया सिस्टम बना है वो हमको जम नहीं रहा है, क्योंकि हमारी आवाज खत्म हो गई। इसलिए होना ये चाहिए कि इसको यूटी, इनकी डिमांड थी यूटी विद लेजिस्लेचर, हाँ यूटी बिल्कुल। में लेजिस्लेचर बनाया जाए, लेकिन यूटी बनाया गया, लेजिस्लेचर नहीं दिया गया। अब इनकी मांग है कि हम लोग जो हैं, एक तो ये इलाका जो दोनों खित्तों को मिला के है संजीव भाई, ये ट्राइबल बेल्ट है, और इसमें लगभग जो 95% पॉपुलेशन है वो ट्राइबल है। इनका कहना है कि हमारे अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए आप इस तरह का डोमिसाइल बनाओ कि अगले 30-40 साल तक भी कोई जो हमारा जो यहाँ के जो बाशिंदे हैं वो सुरक्षित रहें, उनकी नौकरियां सुरक्षित रहें, उनकी तहजीब, उनकी कल्चर सुरक्षित रहे। ये उनका एक बिल्कुल कहना है। ठीक लड़ाई है, ये, और उसके अलावा पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो बनाया जाए। नौकरी 2019 में जब से यूनियन टेरिटरी बना है तब से यहाँ पर बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, उनकी उम्र जी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी मसला सब जगह। तो जो डिमांड्स है वो आप जानते ही हैं, मोटी मोटी डिमांड्स है, उन पर हम लोग टाइम जाया नहीं करेंगे। लेकिन ध्यान तो ना करें, वही वही जी 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 जी, वो आप वही जानते ही हैं। ठीक रहा बोलना, वही छोटा सा नोट करिए, फिर बाकी से लेके लौटूंगा। करिए, आप कंप्लीट करिए करिए अब प्लीज। पॉलिटिकल जो है, पॉलिटिकल, अब ये बातें कही जा रही हैं कि बीजेपी की तरफ से ये आरोप लग रहे हैं कि ये जो पूरा किया गया है ये सोनम वांगचुक के माध्यम से हुआ है। सोनम वांगचुक जिस तरह के व्यक्ति हैं उनको पूरा देश जानता है, उनको किसी परिचय की जरूरत नहीं है। उनका हमेशा से अभी तक जितने भी अनशन उन्होंने लीड किए हैं वो शांतिपूर्वक हुए हैं, वो शांति के साथ आगे बढ़े हैं, अहिंसात्मक आंदोलन हुए हैं। लेकिन ये जो पूरी घटनाक्रम हुआ है, वही मैं कह रहा हूं, उस पर ये तो निर्णय एक सेकंड में आ गया कि कौन जिम्मेदार है। जिम्मेदार कौन है? सोनम वांगचुक। लेकिन जांच अभी तक नहीं हुई है। तो ये कहीं ना कहीं जो लद्दाख जैसा हमारा खित्ता है, जो कि इमोशनली बहुत चार्ज अप इस समय है, हमारा चीन, मुझे लगता है एक यही इलाका ऐसा है जो 2 कंट्रीज के साथ लगता है। एक तरफ पाकिस्तान है जो करगिल की बॉर्डर को छूता है, दूसरा लेह है जो कि चीन की बॉर्डर को छूता है, और इनके बीच में जो है वो लद्दाख है। तो कितना महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिकली वो लोकेटेड है वो हम लोग जानते हैं। यहां पर जो लोग रहते हैं संजीव भाई, वो सिपाही हैं इस देश के, बिना वर्दी के, जो राइट। लगातार इस तरह की सिचुएशंस में
उसकी भौगोलिक दृष्टिकोण जो है, भौगोलिक जो कंडीशन है संजीव भाई, वो बहुत ज्यादा टफ है। वहां पर जो है बर्फ इतनी ज्यादा पड़ती है, उसमें सरकार के लिए भी बड़ी मुश्किल आती है रोड बनाने की, क्योंकि बहुत दुर्गम इलाके हैं। ऐसे में वो लोग वहां पर हमारी जमीन को बचा के रखे हुए हैं। तो ये उन लोगों को हमें, और उन्होंने हर युद्ध में हिंदुस्तान की सेनाओं का साथ दिया है, जिस भी तरीके से जरूरत पड़ी वो लोग साथ रहे हैं। आज उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है, वो लोग बहुत टूटे हुए हैं, दिल से बहुत परेशान हैं, बहुत गुस्से में हैं, इमोशनली चार्जड अप हैं कि हमारे साथ ये हो क्या रहा है। जो लोग देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, आज उन्हीं को देशद्रोही बताया जा रहा है। इससे वो लोग बड़े खिन्न हैं। रविंद्र सर, जो मैंने टैगलाइन दिया है कि हेकड़ी छोड़कर जनता के मन की बात को समझने का वक्त है, शायद अब ये नहीं समझे तो फिर बहुत देर हो जाएगी। यहीं लाके समाप्त करूंगा आपकी अंतिम टिप्पणी। और ज्ञानेश कुमार और हम तो ये कह रहे हैं उनमें तो वो ज्ञान तो नहीं, बुद्धि आ जाए सब। एक अंतिम नोट आप। बिल्कुल संजीव जी, और ज्ञानेश कुमार की बात तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन लद्दाख की जो कहानी है उसमें बस इतना ही है, जैसे आपने बताया कि उत्तराखंड में 2 इंजन की सरकार है, तो लद्दाख में भी 3 इंजन की सरकार है। वो तीनों इंजन वहाँ पर बीजेपी के ही हैं, क्योंकि वहाँ पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वहाँ पर जो ले हिल काउंसिल है और गृह मंत्रालय, ये जो भारत सरकार का है, वो सारी इंजन एक ही पार्टी के हैं। लेकिन उस इंजन के बावजूद भी जनता की आवाज आज तक उनके कानों तक नहीं पहुंची है। और आखिरी बात ये है, और ये एक संदेश है, सोनम वांगचुक 2014 में अंधभक्त थे, लेकिन उनकी आंखें खुल गई। आंखें अगर खुलती हों तो खोल लेनी चाहिए भाई साहब, जान के बंद करने से फायदा किसी को नहीं है। बहुत कम से सुंदर। कम उन्होंने ये हिम्मत तो दिखाई ना कि उन्होंने सच को स्वीकार किया। और ठीक। जो उनको लगा, जो इनको भरोसा था, उनको जब ये बात लगी कि उनको उन्होंने गलत फैसला किया, या उनका भरोसा गलत है, या सरकार वो काम नहीं कर रही जो वादा किया, तो उन्होंने उसके खिलाफ खड़े होने में डरे नहीं, घबराए नहीं, हिम्मत के साथ अपनी बात को स्वीकार किया और सामने खड़े हो गए, क्योंकि उनके लिए खुद की ईगो से बड़ी लद्दाख की जनता थी।